Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is रोहित चौधरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का मोस्ट फैसिनेटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंडर हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। The first topic is basis of classifications. अब हम देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों रखा गया? क्योंकि जब उनको स्टडी करा गया तो उनमें यूनिक फीचर्स पाए गए जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए उनको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। और जो ऑर्गेनिजम्स सिमिलर फीचर्स शो करते थे उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। जैसे हम आगे फाइला पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आइडेंटिकल फीचर्स प्रेजेंट है तो उनको एक फाइलम में रखा गया। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करा गया था। अब हम देख लेते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स। जो बेसिक फीचर्स सारे के सारे एनिमल्स में प्रेजेंट है वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर। एनिमल्स की बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। द सेकेंड फीचर इज यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। The term means the nucleus is surrounded by a well-developed nuclear membrane. Animals क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। The third one is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition present होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड मटेरियल को इनगल्फ करेगा या उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेगा। फैगोसाइटोसिस जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है अमीबा के अंदर देखा जा सकता है। जो उसकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती है वो उस फूड मटेरियल को अमीबा की बॉडी में इंजेस्ट करने में हेल्प करती है और जब वो इंजेस्ट हो जाता है तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है। द फोर्थ फीचर इज प्रेजेंस ऑफ नर्व प्रेजेंट होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम। ओके, the fifth one is locomotion, that is the ability to move. So these 5 basic features should be present in all the animals. अगर एक एनिमल मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और उसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटाजोआ, मेटाजोन्स बोलते हैं। और मेटाजोआ को आगे डिवाइड करा गया है पैराजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर। पैराजोआ के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इनके अंदर टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पोरीफेरा। यूमेटाजोआ के अंदर क्या होता है? टिश्यू भी होते हैं। टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोन्स। अभी हमने बेसिक फीचर्स पढ़े मेटाजोन्स की, क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोन्स में हम फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा मेटाजोन्स का। ये हम प्रोटोजोआ देख सकते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। ये सिंगल सेल्स प्रेजेंट है। सिंगल सेल्स एग्रीगेट करके सेलुलर लेवल बनाएंगे। ये अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल सेल्स ही है। और ये सेलुलर लेवल आगे जाके क्या बनाएगा? टिश्यू। टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये एक टिश्यू है और इसके अंदर हम ये अलग अलग सेल्स देख सकते हैं। और ये कोई दूसरा टिश्यू है,
इसके अंदर भी हम ये अलग अलग सेल्स देख सकते हैं। तो ये टिश्यू लेवल बना रहे हैं और इस टिश्यू लेवल के अंदर हम देख सकते हैं ये ग्रीन कलर्ड सेल्स है और ये ऑरेंज कलर्ड सेल्स है। इन सेल्स का कलर अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग तरह के सेल्स हैं और ये अलग अलग तरह के टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। टिश्यूज आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ये टिश्यूज है और ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये एक तरह का टिश्यू है, ये दूसरी तरह का और ये तीसरी तरह का। ग्रुप ऑफ टिश्यूज विल फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन लेवल दिखाया गया है यहाँ पे, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म। सो अब हम इसके अंदर देख सकते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक सिंगल सेल से सेलुलर लेवल बनी, उसके बाद टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल पढ़ते हैं पोरीफेरा की। पोरीफेरा एक फाइलम का नाम है। इसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं। ये फाइलम का नाम है। अभी के लिए सिर्फ आप फाइलम है उनके नाम याद कर लो। इनको डिटेल में डिस्कस आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। इनके सारे कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। कौन से इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। द सेकंड वन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसमें प्रेजेंट होता है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज प्रेजेंट इन प्लेटेहेलमिन्थेस। प्लेटेहेलमिन्थेस में फ्लैटवॉर्म्स आते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस में आते हैं राउंडवॉर्म्स। एस्केहेलमिन्थेस से लेकर जितनी भी फाइलम होगी कोर्डेटा तक, सारों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो सेकंड क्राइटेरिया लिया गया है मेटाजोन्स को क्लासिफाई करने का, वो है पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज किस रिगार्ड में है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का हो सकता है, इनकम्प्लीट या कंप्लीट, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, ओपन या क्लोज्ड। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, वही माउथ का काम करेगी और एनस का भी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? सेपरेट ओपनिंग्स विल बी प्रेजेंट। माउथ के लिए अलग ओपनिंग होगी और एनस के लिए अलग ओपनिंग होगी। कंप्लीट में एग्जांपल्स आ जाती है एस्केहेलमिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक, जितनी भी फाइलम्स आएगी बीच में वो सारी, इंक्लूडिंग एस्केहेलमिन्थेस एंड कोर्डेटा एज वेल। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है फाइलम्स सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटेहेलमिन्थेस। इन फाइलम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख सकते हैं ओपन और क्लोज दो तरह का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर की जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर एनालिडा आ जाते हैं, जैसे कि लीच, आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, मोलस्का आ जाते हैं। मोलस्का में सिफेलोपोडा को छोड़कर हेमिकोडेटा भी आ जाते हैं और यूरोकोडेटा भी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर एग्जांपल आती है एनालिडा की, सिफेलोपोडा की और कोडेटा की। So this was about the second criteria, which was patterns of complexities. And patterns of complexities can be seen in organ system level of organization. जो नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया गया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, मेटाजोन्स को क्लासिफाई करने का, वो था सिमेट्री। अब हम जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उनकी अलग अलग शेप प्रेजेंट होती है, अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, और जो जनरलाइज्ड फॉर्म है एक ऑर्गेनिज्म की उसको सिमेट्री बोला जाता है। और जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की उसको कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा जा सकता है
उसके बेसिस पर जो सिमेट्री होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहली असिमेट्री, द सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री एंड द थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो चलो अब हम बेसिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से पास करती है किसी बॉडी की। जैसे अब हम इस फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द center of the body, and in second diagram as well we can see this is the straight line which is passing from the center of the body। तो ये straight line जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, इसको एक्सिस बोला जाता है। जैसे हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, सपोज दिस इज द सिलेंडर, ऑलराइट, सो दिस इज द सिलेंडर and this is the straight line which is passing through the center of the body, and this straight line is termed as an axis. So this is an axis. The second one is plane. Plane is a flat surface. अब हम एक plane इसके अंदर देख सकते हैं, this one is one plane, so this one is one plane, so this is a फ्लैट सरफेस। जैसे कोई बुक होती है, बुक को हम सामने से देखते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस की तरह है, तो ये एक फ्लैट सरफेस है। जो ये फर्स्ट सिमेट्री है, ये फर्स्ट पिक्चर जो सिमेट्री शो कर रही है, ये है रेडियल, ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, काफी सारे प्लेन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। एक जो सेंटर में लाइन होती है वो तो प्रेजेंट होगी ही, और जैसे एक ये प्लेन प्रेजेंट है, दिस इज फर्स्ट प्लेन एंड दिस वन इज द सेकंड प्लेन, वी कैन सी दिस वन इज द सेकंड प्लेन। अब हम इसके अंदर 2 प्लेन्स देख सकते हैं, और ये प्लेन है जो सेंटर में से लाइन गुजर रही है। इन प्लेन की जो एक लाइन है वो सेंटर में से गुजर रही है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो रेडियल सिमेट्री में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो रेडियली डिवाइड होती है। रेडियली डिवाइड मतलब इसमें काफी सारे प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। द सेकेंड वन इज, जो ये सेकेंड डायग्राम है ये शो कर रही है bilateral symmetry. Which symmetry? Bilateral. Bilateral symmetry में क्या होता है, एक सिंगल लाइन जो कि सेंटर से पास करती है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, और लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर रही है। 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसको डिवाइड करा जा रहा है। सो दिस इज अबाउट, जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसको डिवाइड करा जा रहा है। सो दिस इज अबाउट सिमेट्री। जो तीनों तरह की सिमेट्री है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, उनकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एसिमेट्री। एसिमेट्री में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा ही नहीं जा सकता। चाहे कहीं से भी एक्सिस ले लो, बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता। एसिमेट्री प्रेजेंट होती है मोस्टली स्पंजेस के अंदर, और स्पंजेस में एग्जांपल है स्पॉन्जिला, और जो मोस्टली स्पंजेस होते हैं वो एसिमेट्रिकली होते हैं क्योंकि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर एग्जांपल्स आ जाती है सम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा and adult echinodermata. The third one is bilateral symmetry, और bilateral symmetry में examples आती है platyhelminthes. Platyhelminthes includes flatworms to chordata. Platyhelminthes से लेकर chordata तक जितनी भी phylums आती है उन सभी के अंदर bilateral symmetry पाई जाती है। The fourth criteria which was taken to classify the metazoans was डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं हम, जर्म लेयर्स के कंटेक्स्ट में।
जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस वन इज द मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म एंड दिस वन इज द फीमेल गैमीट दैट इज ओवम। इनका फ्यूजन होगा एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट। स्पर्म इज हैप्लॉइड, ovum is also haploid, and what we get a diploid zygote, and zygote आगे जाकर ग्रो कर क्या बनाएगा? ectoderm, this is the outermost layer, mesoderm, this is the middle layer, and endoderm, this is the innermost layer. So these are the germ layers and these are forming the embryo. जर्म लेयर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म और इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म, ये दो लेयर्स ही प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर रेफर्ड टू एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके अंदर मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाती है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है प्लेटेहेलमिन्थिस टू कोर्डेटा। प्लेटेहेलमिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स आते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। और मेसोडर्म पहली बार किस में देखने को मिला हमको? प्लेटेहेलमिन्थिस में, फ्लैट वॉर्म्स में ये पहली बार डेवलप हुआ था। अब हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे कैसे जो जर्म लेयर्स है उनका अरेंजमेंट होता है, कैसे जो जर्म लेयर्स है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म उनका अरेंजमेंट होता है। सॉलिड मेसोडर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लेटेहेलमिन्थिस में। बट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सॉलिड मेसोडर्म की जगह पर मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। मेसोग्लिया एक जेल लाइक सब्सटेंस है और इसको जेली भी बोला जाता है और एक ये एसेलुलर लेयर है। अब हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म। दिस स्काई ब्लू लेयर, दिस मिडल लेयर, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेसोग्लिया होगा। मेसोग्लिया एक जेल लाइक सब्सटेंस है और कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्म। इट शुड बी डी नॉट टी, ओके, इट शुड बी डी, एंडोडर्म, and this endoderm, it is the innermost layer. Talking about triploblastic organization, we can see all the three germ layers: ectoderm, endoderm as well as mesoderm. Ectoderm, as we know, it is the outermost layer. Mesoderm, this yellow colored layer is known as the mesoderm, and endoderm is the innermost layer. This one is the endoderm. So this is about the triploblastic organization. We can see through these diagrams how beautifully all the three germ layers are shown. हम एक इंडिविजुअल की डायग्राम बनाते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो बस आप समझ लेना ये एक इंडिविजुअल है। एक स्माइल देते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं थोड़ी। दिस इज एन इंडिविजुअल। I'm trying my level best to draw this is an individual. All right, so this is the outer body wall, this one is the outer body wall. This outer body wall, as you know, it is made up of ectoderm. It is made up of ectoderm. Outer body wall is made up of ectoderm. All right, and this one is gut. This is the gut of an individual, and this gut is made up of endoderm. Gut endoderm से बना होता है। जो सिलोम कैविटी है उसकी पोजीशन देखते हैं हम, वो कहां पर प्रेजेंट होगी? यहां पर सिलोम प्रेजेंट होगी। स्लोम इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल। तो यहां पे ये सिलोम प्रेजेंट होगी, ये पूरा यहां पे सिलोम होगी।
यहां पर इसको भी बना लो थोड़ा। ये क्या होगी? सिलोम, द कैविटी और द इंटरनल स्पेस। सो ये सिलोम है, ये कैविटी और इंटरनल स्पेस है, और ये किसके बीच में प्रेजेंट है? दिस इज द आउटर एक्टोडर्म और आउटर बॉडी वॉल, और जो इनर गट वॉल है उसके बीच में प्रेजेंट होगी सिलोम। सिलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया था। टाइप्स ऑफ एनिमल्स categorized on the basis of coelom into 3 types. The first one is acoelomate, the second one is pseudocoelomate, and the third one is eucoelomate. Acoelomate, from the term itself it is clear that no coelom will be present, no cavity, no internal space will be present. acoelomate को डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में कैटेगराइज करा गया था। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में एग्जांपल आ जाती है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में एग्जांपल आ जाती है टीनोफोरा की। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में एग्जांपल आती है प्लेटिहेलमिन्थिस की, दैट इंक्लूड्स फ्लैटवर्म्स। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट की हम डायग्राम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि कैसे जो जर्म लेयर्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जो इनर मोस्ट ग्रीन कलर्ड लेयर है वो है एंडोडर्म, द आउटर मोस्ट येलो कलर्ड लेयर इज द एक्टोडर्म, and we cannot see a coelom, that means no cavity can be seen in this. Talking about triploblastic acoelomate, we can see the outermost yellow colored layer, that is the ectoderm. The innermost green colored layer is the endoderm, and we can see between ectoderm and endoderm pink colored layer, that is known as the solid mesoderm. So we can see in triploblastic acoelomate organisms no coelom will be present, but all the 3 germ layers will be present. Talking about pseudocoelomate, pseudo means false, false coelom present होगा इसके अंदर। अब देख लेते हैं वो क्या होता है। The outermost yellow colored layer is ectoderm, the innermost green colored layer is the endoderm, and we can see mesodermal packets in between ectoderm and endoderm, and in between these mesodermal packets we can see space, and that space is known as pseudocoelom, that means false coelom. And this pseudocoelomate condition is present in roundworms, and roundworms belongs to phylum Aschelminthes. The third one is eucoelom. Eu means true. True coelom will be present, a true cavity will be present, a true internal space will be present. eucoelom को आगे 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, शाइजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम। इनके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। चलो अब हम यूसीलोम के बारे में पढ़ लेते हैं। यू मीन्स ट्रू एंड सीलोम दैट मीन्स कैविटी। ट्रू कैविटी, ट्रू इंटरनल स्पेस। हम ये डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे जर्म लेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जो आउटर मोस्ट येलो कलर्ड लेयर है इसको एक्टोडर्म बोला जाता है। एक्टोडर्म क्या है? आउटर लेयर। जो इनर मोस्ट ग्रीन कलर्ड लेयर है इसको बोला जाता है एंडोडर्म। एंडोडर्म इज द इनर लेयर, एंड इन बिटवीन दिस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म mesoderm can be seen. Mesoderm is the pink colored layer. This pink colored layer is the mesoderm. All right. और यूसीलोम कैविटी प्रेजेंट होगी, और हमें पता है ये कैविटी है, ये है यूसीलोम। ये कैविटी, ये यूसीलोम होगी, और ये यूसीलोम कैविटी किससे बनती है? ये मेसोडर्म से तो बनती है। इट इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। यूसीलोम को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम में। शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम में किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है कि जो सीलोम का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। शाइजोसीलोम में जो सीलोम है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। एंटेरोसीलोम में जो सीलोम है वो आउट पॉकेटिंग से बनता है। जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल टिश्यू है उसकी आउट पॉकेटिंग होती है, उससे सीलोम बनता है। उस सीलोम को एंटेरोसीलोम बोला जाता है। शाइजोसीलोम में एग्जांपल आ जाती है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और एंटेरोसीलोम में आ जाती है इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेटा तक।
अब हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले ये है जर्म लेयर। जर्म लेयर में क्या चेंजेस आएंगी, थोड़ी मॉडिफिकेशंस आएंगी। तो ये जर्म लेयर होगा, ये ग्रीन कलर वाला एंडोडर्म इनरमोस्ट, और ये येलो कलर वाला क्या होगा एक्टोडर्म, और ये पिंक कलर वाले हैं, ये जो लेयर है ये है मेसोडर्म। ऑलराइट, दिस इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहां पे प्रेजेंट होगा प्रिमिटिव गट, ये प्रिमिटिव गट की लोकेशन होगी, और यहां पे ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर वो रीजन है जहां से माउथ और एनस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी मेसोडर्मल टिश्यू की। शाइजोसिलोम में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है मेसोडर्मल टिश्यू की, जिससे कि सिलोम बनता है। अब स्प्लिटिंग होकर हम देख सकते हैं ये है मेसोडर्मल टिश्यू, दिस इज द मेसोडर्म, दिस पिंक कलर्ड इज मेसोडर्म। अब हम देख सकते हैं प्रॉपर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बन चुके हैं। प्रॉपर जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। एंटेरोसिलोम में क्या होता है, जो ये आउटर येलो कलर लेयर है ये हमें पता है, दिस वन इज द एक्टोडर्म, और जो ये पिंक कलर्ड लेयर है, ये जो दो पैचेस प्रेजेंट है एंडोडर्म के बीच में, ये क्या है मेसोडर्म, और ये जो ग्रीन कलर लेयर है ये है एंडोडर्म। और यहां से क्या बनेगा, गट की फॉर्मेशन होगी यहां पर। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये जो मेसोडर्म था उसकी आउट पॉकेटिंग हो रही है, ये आउट पॉकेटिंग हो रही है, ये बाहर निकल रहे हैं ना, मेसोडर्मल टिश्यू बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए टर्म यूज करी जाती है आउट पॉकेटिंग। जो आउट पॉकेटिंग होती है मेसोडर्मल टिश्यू की किसके अंदर, अब यहां पे क्या होगा गट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम की फॉर्मेशन आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से होगी। तो शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम क्या है, जो सिलोम फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको डायग्रामेटिकली अभी हमने देखा है कि जो शाइजोसिलोम है वो मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से बनेगा, और जो एंटेरोसिलोम है वो आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से बनेगा। बस ये याद रखना है आपको। So this is all about the first lecture, that is basis of classification under the topic Animal Kingdom.